एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। चलो शुरू हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है, किस कॉलेज में पढ़ती हो, कहाँ रहती हो, वगैरह वगैरह। मगर याद रखना, मुझे सच और झूठ परखने का खासा तजुर्बा है। लड़की ने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं जो कुछ बता चुकी हूँ वही अब भी कहूंगी। हाँ, मेरा नाम मारिया है और मैं खातून पाकिस्तान कॉलेज में BA की तालिबा हूँ। मगर मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अपने डैडी का नाम नहीं बताऊंगी। मैं इत्मीनान के साथ अपनी जगह से उठा और उसके नजदीक पहुंचकर उसके चेहरे पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि वो कुर्सी समेत उलट गई। मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, अब भी अगर तुमने सही बात ना बताई तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। मैंने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। कहा, बताओ, तुम्हें इतनी रात गए तन्हा उस सुनसान सड़क पर आवारागर्दी करने पर किसने मजबूर किया? तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हुई थी, बल्कि दानिस्ता की गई थी। गाड़ी का इंजन एक नजर देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी सुनाई हुई कहानी मनगढ़ंत है। क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम सच बोल रही हो? उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार जाहिर हुए। मैं खामोशी से उसके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर वो एक तवील सांस लेकर बोली, मैं अगर सच बोली तो वो लोग मुझे मार देंगे। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा, तुम इस वक्त मेरी पनाह में हो। वो जो कोई भी हैं मुझसे अच्छी तरह वाकिफ होंगे, क्योंकि मैं भी कोई नेक नाम आदमी नहीं हूँ। तुम बिला झिझक बताओ कि असल मसला क्या है। उसने सहमे हुए लहजे में कहा, वो दरअसल ये जाल किसी और के लिए बिछाया गया था, मगर बदकिस्मती से आप इसमें फंस गए। फिर वो चौंक कर बोली, अपनी चाल की नाकामी पर उन्होंने यहाँ तक आपका पीछा किया होगा और अब किसी भी लम्हे यहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने अपना बगली होल्स्टर दिखाया और कहा, ज्यादातर मैं इसकी कमाई खाता हूँ। इसकी एक झलक पलक झपकते काम कर देती है। फिर मैंने एहतियातन दरवाजे को बोल्ट कर दिया। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका, मगर तारीकी में मुझे कुछ दिखाई न दिया। मैंने बेपरवाही से शाने उचकाए और उससे कहा, हाँ बताओ, कौन लोग हैं वो? उसने धीमे लहजे में कहा, वो सेठ जफर के आदमी हैं। उन्होंने मुल्क के मारूफ सनतकार रज़ाक भाई के बेटे अकबर को अगवा करने का मंसूबा बनाया था। अकबर भी रोजाना इसी वक्त होटल से वापसी पर इसी रास्ते से गुजरता है। उसके पास भी डार्क ग्रीन मार्क 2 है। जहां आपको रोका गया उससे पहले एक चौराहे पर सेठ जफर के आदमी मौजूद थे। उन्होंने सिग्नल दिया था कि शिकार आ रहा है। वो लोग शायद गाड़ी से धोखा खा गए। फिर उन्हें अकबर की तरफ से इतनी मज़ाहमत की भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा मोहतात भी नहीं थे। उसने तफसील बताकर मेरी तरफ देखा। मैं अच्छी तरह जानता था कि सेठ जफर बैनुल अक़वामी सतह का स्मगलर और बदमाश था। उससे मुखालिफत मोल लेना ऐसा ही था जैसे आदमी अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर दे। वो न सिर्फ मनशियात का बहुत बड़ा स्मगलर था, बल्कि कई सियासी कत्ल भी उसके खाते में थे। आजकल वो मौजूदा हुकूमत का खास आदमी था। दूसरे गैर कानूनी धंधों के अलावा लोगों को सूद पर भारी रकमें कर्ज पर भी देता था, मगर रकम वसूल करने के सिलसिले में वो बहुत सख्त था। उसका पैसा खाकर आदमी पाताल में भी नहीं छुप सकता था। वो इस सिलसिले में एक डेडलाइन मुकर्रर कर देता, फिर उसके गुर्गे उस आदमी को दुनिया के किसी भी सिरे से अगवा करके उसके सामने पेश कर देते। मारिया ने मुझे ख्यालात से चौंकाते हुए कहा, हो गए ना खौफजदा जफर का नाम सुनकर? अब बोलें, क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मैं महफूज हूँ? मैंने पूछा, अकबर इस वक्त कहाँ होगा? उसने कहा, वो हॉलीडे इन में होगा। मैंने दबंग लहजे में कहा, मैं तो अरसे से उसके साथ 2-2 हाथ करने का ख्वाहिशमंद हूँ। अब तुम्हारी वजह से मैं अपनी ये हसरत भी पूरी कर लूंगा। फिर अचानक एक ख्याल के तहत मैं चौंक उठा। मैंने उससे कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो दोबारा अकबर की ताक में बैठ गए होंगे। मेरे ख्याल में तुमसे ज्यादा मेरे लिए अकबर अहम है। ये कहकर मैं जल्दी जल्दी कोट पहनने लगा। वो एक बार फिर खौफजदा हो गई, बोली, मैं अकेली यहाँ नहीं रहूंगी,
मैंने कहा तुम बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लो, ये दरवाजा मैं बाहर से लॉक कर जाऊंगा, फिर जब तक तुम मेरी आवाज ना सुनो दरवाजा मत खोलना। मैंने फिर कुछ सोच कर कहा मगर तुम्हें ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। बिलफर्ज वो लोग यहाँ आ भी गए तो तुम बहुत इत्मीनान से उन्हें बता देना कि वो मुझे उठा लाया था और अब मुझे यहाँ कैद कर रखा है। उसने अफसरदा लहजे में कहा, आप क्या समझते हैं कि मैं उनके गिरोह के लिए काम करती हूँ? मुझे भी वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और आज पहली दफा उन्होंने मुझसे ये काम लिया है, वरना तो अब तक नकद रकम ही लेते रहे हैं। मैं समझी थी कि आप मुझे उन लोगों से छुटकारा दिला देंगे, मगर आप तो खुद मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में हैं। मैंने कहा फिर तुम वही करो जो मैंने कहा है। ये कहकर मैं फ्लैट से बाहर निकला, दरवाजा बाहर से लॉक करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैं निहायत मोहतात अंदाज में नीचे पहुंचा और अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की बजाय कोई दूसरी गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला किया। मेन रोड पर पहुंचकर मुझे एक गाड़ी दिखाई दी। मैंने उसे रोकने के लिए जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया। गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने देखा ड्राइविंग सीट पर अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा था। उसने खिड़की में से झांक कर पूछा, क्या बात है? मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे किसी ऐसी जगह ड्रॉप कर दें जहां से मुझे कोई सवारी मिल जाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरा लहजा खुशामदाना था। उस आदमी ने कहा, मैं न्यू टाउन तक जा रहा हूँ, वहां से शायद तुम्हें कोई टैक्सी मिल सके। ये कहकर उसने कार का अगला दरवाजा खोल दिया। मैं झपट कर गाड़ी में बैठ गया। वो निहायत कमगो शख्स था या फिर अजनबियों से बेतकल्लुफ होने का आदी नहीं था। सारे रास्ते उसने मुझसे कोई बात न की। मेरे पास उतना वक्त नहीं था। अब भी मुझे कम ही उम्मीद थी कि अकबर जफर के आदमियों से बच गया होगा। एक चांस सिर्फ ये था कि वो अब तक होटल से निकला ही ना हो। अचानक मुझे एक तरकीब सूझ गई। मैंने खुद को मलामत किया कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों ना आया। मैं बहुत एतमाद से न्यू टाउन के थाने में दाखिल हुआ। वहाँ एक हवालदार बैठा ऊँघ रहा था। मैंने बगैर कुछ कहे उसके सामने रखा हुआ फोन अपनी तरफ खिसकाया और होटल के नंबर डायल किए। सिलसिला मिलने पर मैंने इंतहाई बावकार लहजे में कहा, मुझे मिस्टर अकबर बंदूक वाला से बात करनी है। दूसरी तरफ से किसी ने मुअद्दब लहजे में कहा, होल्ड ऑन प्लीज। मैं आलम इस्तराब में रिसीवर थामे खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद फोन पर एक भारी आवाज सुनाई दी, यस अकबर स्पीकिंग। मैंने सुकून का सांस लिया, गोया वो अब तक जफर के आदमियों से महफूज था। मैंने कहा, मिस्टर अकबर मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ लेकिन तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम खतरे में हो। उस वक्त तक होटल से बाहर मत निकलना जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने उलझे हुए लहजे में कहा, लेकिन तुम हो कौन और मुझे क्या खतरा है? उसकी आवाज खुमार आलूद थी। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम्हारे वालिद के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, बस उन्हीं के नाते मैं तुम्हें खतरे से बचाना चाहता हूँ। जफर के आदमी तुम्हारी ताक में है। मैंने जल्दी जल्दी बात पूरी की ताकि वो फोन बंद न कर दे। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। मैं समझा कि शायद अकबर ने फोन बंद कर दिया है, लेकिन चंद लम्हों के बाद उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन वो तो मैं यही हूँ, तुम आ जाओ। मैंने रिसीवर रखा तो हवालदार हवन्नकों की तरह मेरा मुंह तकरा था। चूंकि मैंने तमाम गुफ्तगू अंग्रेजी में की थी, इसलिए सिवाय जफर के नाम के वो कुछ भी न समझ सका था। मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर थाने से बाहर निकला। अब मुझे उजलत नहीं थी। मुझे इत्मीनान था कि जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाऊंगा अकबर वहां से निकलने की जरूरत नहीं करेगा। मैंने अपनी कलाई की घड़ी पर नजर दौड़ाई। 2:30 बज रहे थे। सड़क पर हू का आलम था। मैं पैदल ही एक तरफ चल दिया। मैं थोड़ी ही दूर चला था कि सड़क किसी गाड़ी के हेडलैम्प से रोशन हो गई। मैंने घूम कर देखा, कोई गाड़ी तेजी से मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं सड़क के बीच में खड़े होकर हाथ हिलाने लगा ताकि ड्राइवर दूर से ही मुझे देख ले। गाड़ी ने मेरे नजदीक आकर ब्रेक लगाए तो मुझे ये जानकर शदीद मायूसी हुई कि वो पुलिस की मोबाइल वैन थी। वैन में इंस्पेक्टर नईम था। आम पुलिस अफसरों के बरक्स वो खासा मेहनती और दयानतदार पुलिस अफसर था। वो इस हुलिये में मुझे पहचान न सका। मैंने इंग्लिश में कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे फौरी तौर पर हॉलिडे इन पहुंचना है, तो मेरी कुछ मदद कर सकते हो ऑफिसर? उसने हंसकर कहा, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है साहब? मैंने बमुश्किल अपनी झुंझलाहट पर काबू पाया, कहा, इमरजेंसी है। वहाँ मेरा एक दोस्त है, अभी अभी वहाँ से फोन आया था कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो दिल का मरीज है, मुमकिन है उसे दिल का दौरा पड़ा हो। उसने कहा, ऐसी बात है तो गाड़ी में बैठ जाएं। मैं झपट कर गाड़ी में सवार हो गया। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। होटल पहुंचने तक मैं एक मंसूबा बना चुका था। वहां पहुंचकर मैंने नईम से कहा, ऑफिसर जहां इतनी मदद की है थोड़ा सा सवाब और कमा लो। 5 मिनट यहाँ रुक कर मेरा इंतजार कर लो, मुमकिन है उसे कार्डियो ले जाना पड़े। नईम ने रजामंदी जाहिर की, बोला, ठीक है, मैं यहाँ इंतजार कर लेता हूँ। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ होटल में दाखिल हुआ। इस दौरान मैंने आसपास का जायजा ले लिया था, मगर मुझे वहाँ कोई मुश्तबा शख्स दिखाई न दिया। जफर के बेशतर आदमियों को मैं जानता था।
अकबर इस्तराब के आलम में टहल रहा था। मुझे उसने अजनबी निगाहों से देखा। मैंने जल्दी से कहा कि मैंने ही अभी तुम्हें फ़ोन किया था। फिर मैंने मुख्तसरन उसे समझाया कि तुम यूं जाहिर करो कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है। मैं यहाँ से तुम्हें पुलिस वैन में ले जाऊंगा। अब तुम मेरा सहारा लो, बल्कि मैं तुम्हें उठाकर वैन में ले जाता हूँ। पहले तो उसने इनकार किया, फिर बमुश्किल तमाम राजी हुआ। मैंने उसे कंधे पर लटकाया और बाहर आ गया। वेटर्स हैरत से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने वैन की तरफ बढ़ते हुए कहा, सॉरी ऑफिसर, तुम्हें एक जहमत और करना पड़ेगी, इसे कार्डियो पहुंचाना है। नईम बोला, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको अस्पताल पहुंचा देता हूं, आप इन्हें पिछली सीट पर लेटा दें। नईम के साथ ही जो सिपाही थे उन्होंने अकबर के लिए जगह खाली कर दी। वो आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसके सुते हुए जर्द चेहरे ने उसकी अदाकारी में हकीकत का रंग भर दिया। पुलिस वैन आनन फानन जिन्ना अस्पताल पहुंच गई। गाड़ी देखते ही वार्ड बॉय ट्रॉली लिए हुए इंतहाई फुर्ती से वैन तक गए। मैंने अकबर को स्ट्रेचर पर डाला और नईम का शुक्रिया अदा किया। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर अंदर चले गए तो नईम भी रुखसत हो गया। उसके जाते ही मैं अंदर की तरफ दौड़ा। वार्ड बॉय उसे आईसीयू की तरफ ले जा रहे थे। मैंने करीब पहुंचकर जेब से 100 रुपए के 2 नोट निकाले और उन्हें थमा दिए। वो तशक्कुर-आमेज़ अंदाज में मुझे देखने लगे और समझे शायद मैं मरीज की खुसूसी निगहदाश्त के लिए उन्हें दे रहा हूँ। मैंने उनकी हैरत रफा करने को कहा, यह दिल का मरीज नहीं है, दरअसल हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, उनसे जान छुड़ाने के लिए हमें ये ड्रामा करना पड़ा। मैंने ये कहा तो अकबर फुर्ती से उठ बैठा और छलांग मारकर स्ट्रेचर से कूद गया। दोनों वार्ड बॉयज हैरतज़दा अंदाज में कभी मुझे कभी अकबर को घूर रहे थे। अकबर फौरन बाहर की तरफ चल दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ज्यादा फुर्ती की जरूरत नहीं है, मुमकिन है वो लोग तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए हों। मैं अकबर का हाथ पकड़कर इंतहाई मोहतात तरीके से बाहर निकला। उस वक्त एक टैक्सी किसी मरीज को लेकर आई थी और अब ड्राइवर उसे रिवर्स कर रहा था। मैंने आवाज देकर ड्राइवर को रोक लिया और अकबर से कहा, तुम इसी अंधेरे गोशे में खड़े रहो, मैं टैक्सी लेकर यहीं आता हूँ। मैं तेजी से चलता हुआ टैक्सी के पास पहुंचा और ड्राइवर से गुलशन इकबाल चलने को कहा। मीटर से 20 रुपए ज्यादा पर वो फौरन राजी हो गया। मैं उसे अकबर के पास लाया और हम लोग सीट पर यूं बैठ गए कि बाहर से देखने वालों की नजर में नहीं आ सकते थे। टैक्सी तेज रफ्तारी से गुलशन इकबाल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में अकबर ने मुझसे बात करना चाही। मैंने उसे इशारे से खामोश कर दिया कि हमारी गुफ्तगू टैक्सी वाला न सुने। अपने फ्लैट से एक ब्लॉक पहले ही मैंने टैक्सी छोड़ दी और पैदल फ्लैट की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से मारिया की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। मेरी आवाज सुनते ही उसने दरवाजा खोल दिया और मेरे साथ अकबर को देखकर वो चौंक उठी। मैंने उससे कहा कि पहले तो हमें गर्मा गर्म कॉफी पिलाओ, फिर बेडरूम में जाकर सो जाओ, हम दूसरे बेडरूम में सो जाएंगे। वो यूं किचन की तरफ बढ़ गई गोया बरसों से यहीं रहती हो और हम उसके मेहमान हों। हमें कॉफी देकर वो चुपचाप बेडरूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद मैंने अकबर से पूछा, हाँ अब बताओ, जफर के आदमी तुम्हें क्यों अगवा करना चाहते हैं? वो थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर धीमे लहजे में बोला, आपको शायद मेरी बात का यकीन ना आए, मैंने जफर से भारी रकम उधार ली थी। उसकी अदायगी मुझे 3 माह में करनी थी। या तो वो अदायगी मैं उसे 3 किस्तों में कर देता या फिर यकमुश्त 3 महीने के बाद अदायगी करता, मगर सूद की रकम हर माह पाबंदी से अदा करनी थी। मैं सूद की रकम तो अदा करता रहा, मगर असल रकम की अदायगी के लिए 3 माह के बाद की तारीख दे दी। मुझे नहीं मालूम था कि 3 माह की मुद्दत आज दोपहर 12 बजे खत्म हो चुकी है। मैंने कहा, मगर तुम्हें उधार लेने की क्या जरूरत पेश आ गई? तुम तो खुद करोड़पति बाप के बेटे हो। वो बोला, डैडी मुझे इतनी बड़ी रकम कभी न देते, और अगर वो देने पर राजी हो भी जाते तो जिराह करके मेरा जीना हराम कर देते। मैंने जफर से यही सोच कर रकम ली थी कि मौका देख कर डैडी से बात करूंगा। सूद की रकम तो मैं अपने अकाउंट से देता रहा, मगर रकम के सिलसिले में डैडी से बात करने की नौबत ही ना आई और पलक झपकते में 3 महीने गुजर गए। मैंने पूछा, तुमने कितनी रकम उधार ली थी? उसने कहा, 25 लाख। मैंने हैरत से कहा, इतनी रकम का तुमने क्या किया? वो बोला, मैंने एक कंपनी में शेयर्स खरीदे थे। मेरा अंदाजा था कि मैं सिर्फ 2 महीने में उससे 50 लाख कमा लूंगा, मगर शेयर्स का भाव गिर गया और मेरी रकम भी डूब गई। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, कुछ रकम मेरे अकाउंट में है तो, मगर जफर एक पाई भी कम लेने पर राजी नहीं होगा। मैंने कहा, और जानते हो अब वो 25 लाख की बजाय 50 लाख का मुतालबा करेगा, क्योंकि ड्यू डेट गुजरने के बाद वो बतौर पेनल्टी रकम दुगनी कर देता है। इसमें कोई मुबालगा नहीं था। वो या तो दुगनी रकम वसूल करता या फिर कुछ वसूल नहीं करता था। इस सूरत में वो मकरूज को ठिकाने लगा देता। बाज़ सूरतों में वो मकरूज को अगवा करके उसके लवाहिकीन से कई गुना ज्यादा वसूल करता। मुमकिन है वो अकबर को अगवा करके उसके करोड़पति बाप से 50 लाख का मुतालबा करना चाहता हूँ। मैंने पुरख्याल अंदाज में पूछा, इस वक्त तुम्हारे अकाउंट में कितनी रकम है? उसने कहा, बमुश्किल से 10 लाख।
अपने दोस्तों से 2-4 लाख मजीद ले सकता हूँ। मैंने बदले हुए लहजे में कहा, तुम 15 लाख मुझे दे दो और बेफिक्र हो जाओ, वरना दूसरी सूरत में इतनी ही रकम मुझे जफर से भी मिल जाएगी। दरअसल जफर और अकबर दोनों मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ थे और दोनों के नाम वडेर अहमद बख्श की लिस्ट में शामिल थे। दोनों पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे थे और मैं इन दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, वरना पैसा मेरा मसला नहीं था। मैं सिर्फ इन दोनों को ये जताना चाहता था कि अब वो मनमानी नहीं कर सकते। वो मुझे यूं हैरतज़दा अंदाज में देखने लगा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। फिर वो यकीन न करने वाले अंदाज में बोला, नहीं नहीं, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं भला क्यों मजाक करूंगा तुमसे। मेरा लहजा हर किस्म के तासुरात से आरी था। फिर कहा, मैंने इतनी भाग दौड़ इसीलिए तो नहीं की कि तुम्हें इत्मीनान से तुम्हारे घर पहुंचा दूं, और फर्ज करो कि मैंने ऐसा कर भी दिया तो तुम क्या समझते हो जफर तुम्हें माफ कर देगा? वो तुम्हें जमीन की तह में से भी खोद कर निकाल लेगा। वो सहमे हुए अंदाज में मुझे देखने लगा, फिर थूक निकल कर बोला, तुम कहीं जफर के आदमी तो नहीं हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, जफर का आदमी होता तो अब तक तुम बात करने के काबिल न रह गए होते। जल्दी फैसला कर लो, तुम क्या चाहते हो? मुझे 15 लाख तुम दोगे या मैं जफर से बात करूं? वो थोड़ी देर तक पलकें झपकाए बगैर मुझे घूरता रहा, फिर तवील सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा, मगर उसके लिए मुझे चंद दिन की मोहलत दरकार होगी। मैंने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत है, मगर जो कुछ करना है यहीं से करना है। बाहर जाने की सूरत में तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। वो एक मर्तबा फिर सोच में पड़ गया, फिर थके थके अंदाज में बोला, ठीक है, मैं 10 लाख का चेक तो तुम्हें कल ही दे दूंगा, बकिया रकम 3 दिन तक दे सकूंगा। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम इत्मीनान से सो जाओ। मैंने लाइट ऑफ कर दी। मैं सुकून से सोचना चाहता था कि जफर से अकबर को फिलहाल कैसे बचाया जाए। फिर मैंने तय कर लिया कि रकम वसूल करके उसे जफर के हवाले कर दूं और उससे भी कुछ रकम ले लूं। फिर जफर जाने और अकबर, मुझे उम्मीद थी कि अकबर का करोड़पति बाप 50 लाख जफर को जरूर अदा कर देगा, क्योंकि अकबर उसका इकलौता था। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई।